नमस्कार विद्यार्थियों। हम मुंशी प्रेमचंद की कहानी शतरंज के खिलाड़ी का अध्ययन कर रहे थे। आज भी हम उसी क्रम को आगे बढ़ाएंगे। कहानी में हमने अब तक अध्ययन किया बच्चों कि कहानी में दो मुख्य पात्र हैं, मिर्ज़ा सज्जाद अली और मीर रोशन अली। दोनों मित्र हैं और दोनों ही वाजिद अली शाह के जागीरदार भी हैं। दोनों मित्रों को शतरंज का खेल खेलने का बड़ा शौक रहता है। वे अपना अधिकांश जो समय है वह शतरंज का खेल खेलने में ही व्यतीत करते हैं और उनके दिन रात शतरंज में डूबने की इस लत से घर वाले भी परेशान हैं और लोग उनकी इस तरह से शतरंज में डूबे रहने की भर्त्सना भी करते हैं। शतरंज का जो खेल है वह सबसे पहले मिर्ज़ा साहब के घर पर खेला जाता था। मिर्ज़ा साहब की बेगम को उनका इस तरह से शतरंज में व्यस्त रहना पसंद नहीं था। एक दिन वह गुस्से में आकर शतरंज की मोहरें उड़ेल देती हैं। बेगम साहबा के इस तरह के व्यवहार से दोनों मित्र थोड़े सहम जाते हैं, डर जाते हैं और अब जो शतरंज का जो खेल है वह मीर साहब के यहाँ पर खेला जाता है, मीर साहब के घर पर खेला जाता है। मीर साहब की जो बेगम है उनको इस बात से कोई तकलीफ़ नहीं थी कि मीर साहब शतरंज के खेल में क्यों व्यस्त रहते हैं। इसलिए जब मिर्ज़ा साहब के यहाँ पर शतरंज का खेल खेला जाता था तो मीर साहब की जो पत्नी है उनको कोई भी तकलीफ़ नहीं होती थी। लेकिन जब से मीर साहब के घर पर शतरंज का खेल खेले जाने लगा तो उन्हें अपनी स्वतंत्रता में जो है वो बाधा महसूस होने लगी, क्योंकि अब दिन रात जो शतरंज का जो खेल है वह उनके घर पर खेला जाता था और इससे मीर साहब की जो पत्नी है वह अपनी स्वतंत्रता में बाधा महसूस करती थी। एक दिन क्या होता है कि घोड़े पर सवार होकर एक युवक आता है और मीर साहब के बारे में पूछता है। मीर साहब सोचते हैं कि यह बादशाह के यहाँ से कोई आया है बुलावे के लिए, कहीं ऐसा ना हो कि उन्हें किसी मोर्चे पर जाना पड़े। तो वह देखिए घर के नौकर से कहलवाते हैं कि उस सवार से कह दो कि मीर साहब घर पर नहीं हैं। अब आगे कहानी में क्या होता है आज हम उसका अध्ययन करेंगे बच्चों। तो देखिए जब नौकर कहता है कि मीर साहब घर पर नहीं हैं तो वह सवार कहता है घर में नहीं तो कहाँ है। नौकर कहता है यह मैं नहीं जानता, क्या काम है। सवार कहता है काम तुझे क्या बतलाऊं, हुजूर से तलबी है, शायद फौज के लिए कुछ सिपाही मांगे गए हैं। जागीरदार है कि दिल लगी, मोर्चे पर जाना पड़ेगा तो आटे दाल का भाव मालूम हो जाएगा। नौकर कहता है अच्छा तो जाइए, कह दिया जाएगा। सवार कहता है कहने की बात नहीं, कल मैं खुद आऊँगा, साथ ले जाने का हुक्म हुआ है। सवार चला गया। मीर साहब की आत्मा कांप उठी। मिर्जा जी से बोले कहिए जनाब अब क्या होगा। तो मिर्जा कहते हैं बड़ी मुसीबत बे, कहीं मेरी भी तलबी ना हो। तो मीर साहब कहते हैं कमबख्त कल आने को कह गया है। मिर्जा साहब कहते हैं आफत है और क्या, कहीं मोर्चे पर जाना पड़ा तो बेमौत मरे। मीर साहब कहते हैं बस यही एक तदबीर है कि घर पर मिले ही नहीं। कल से गोमती पर कहीं वीराने में नक्शा जमे, वहाँ किसे खबर होगी, हजरत आकर लौट जाएंगे। तो मिर्जा कहते हैं वल्लाह आपको खूब सूझी, इसके सिवा और कोई तदबीर नहीं है। तो देखिए बच्चों जब वह सवार मीर साहब के बारे में पूछता है तो दोनों मित्रों को लगता है कि बादशाह के यहाँ से कोई सवार आया है यह बुलावे के लिए। अब उन्हें डर लगने लग गया
दोनों मित्रों को कि कहीं ऐसा ना हो कि कल फिर से बादशाह का कोई अफसर यहाँ पर आए और उन्हें यह शतरंज का खेल छोड़कर किसी मोर्चे पर जाना पड़े। तो इसलिए देखिए दोनों मित्र कहते हैं कि अब एक ही उपाय है कि हम घर पर उनको मिले ही ना। हम शतरंज का जो खेल है वह अब घर पर नहीं खेलेंगे। अब हम गोमती नदी के किनारे जो कोई वीरान जगह है, जो वीरान मस्जिद है, वहाँ पर खेलेंगे ताकि लोगों की निगाह हम पर नहीं पड़े और बिना किसी व्यवधान के जो है वो हम शतरंज का खेल खेलते रहें। पीछे से अगर कोई आएगा तो हम घर पर मिलेंगे ही नहीं, तो फिर कैसे हमको कोई ढूंढ पाएगा। इधर मीर साहब की बेगम उस सवार से कह रही थी, तुमने तो खूब धत्ता बताई। उसने जवाब दिया, ऐसे गावदियों को तो चुटकियों पर नचाता हूँ, इनकी सारी अकल और हिम्मत तो शतरंजे चर ली, अब भूल कर भी घर न रहेंगे। तो देखिए बच्चों, जो वह सवार था वह बादशाह के यहाँ से नहीं आया था। मीर साहब की जो बेगम है उन्होंने यह योजना बनाई थी, क्योंकि वह जानती थी कि दोनों जो मित्र हैं वो अपने राजनीतिक कर्तव्यों से भागते फिरते हैं, अपना राजनीतिक कर्तव्य नहीं निभाना चाहते, केवल शतरंज का खेल खेलना चाहते हैं। इसलिए देखिए मीर साहब की जो बेगम है उन्हीं ने उस युवक को सवार बनाकर वहाँ पर भेजा था और इसके पीछे उनकी यह योजना थी कि अगर इस तरह से उनके लिए बुलावे का कोई संदेश भेजा जाएगा तो वे डर के मारे अब घर पर शतरंज का खेल नहीं खेलेंगे। और वैसा ही होता है। दूसरे दिन से दोनों मित्र मुंह अंधेरे घर से निकल खड़े होते, बगल में एक छोटी सी दरी दबाए डिब्बे में गिलोरियां भरे गोमती पार कर एक पुरानी वीरान मस्जिद में चले जाते, जिसे शायद नवाब आसफुद्दौला ने बनवाया था। रास्ते में तंबाकू, चिलम और मदरिया ले लेते और मस्जिद में पहुंच दरी बिछा हुक्का भर शतरंज खेलने बैठ जाते थे। यानी अब जो मिर्जा और मीर हैं दोनों घर पर शतरंज नहीं खेलते थे, बल्कि गोमती नदी के गोमती के पार जो है एक पुरानी मस्जिद में वो अब शतरंज का खेल खेले जाने लगा। उन्हें दीन दुनिया की फिक्र न रहती थी। किस्त, शह आदि दो एक शब्दों के सिवा मुंह से कोई और वाक्य नहीं निकलता था। कोई योगी भी समाधि में इतना एकाग्र न होता। दोपहर को जब भूख मालूम होती तो दोनों मित्र किसी नान बाई की दुकान पर जाकर खाना खा आते और एक चिलम हुक्का पीकर फिर संग्राम क्षेत्र में डट जाते, यानी फिर शतरंज का खेल खेलने में व्यस्त हो जाते। दिन भर शतरंज का खेल खेलते रहते थे। कभी कभी तो उन्हें भोजन का भी ख्याल न रहता था। इधर देश की जो राजनीतिक दशा है वह उसमें भयंकर हलचल मची हुई थी। लोग बाल बच्चों को ले लेकर देहातों में भाग रहे थे, पर हमारे दोनों खिलाड़ियों को इसकी जरा भी फिक्र न थी, जबकि दोनों जागीरदार थे। वे घर से आते तो गलियों में होकर डर था कि कहीं किसी बादशाही मुलाजिम की निगाह न पड़ जाए, नहीं तो बेगार में पकड़े जाएं। हजारों रुपए सालाना की जागीर मुफ्त में हजम करना चाहते थे। एक दिन दोनों मित्र मस्जिद के खंडर में बैठे हुए शतरंज खेल रहे थे। मिर्जा की बाजी कुछ कमजोर थी। मीर साहब को किस्त पर किस्त दे रहे थे। इतने में कंपनी के सैनिक आते हुए दिखाई दिए। यह गोरों की फौज थी, यानी अंग्रेजों की फौज थी, जो लखनऊ पर अधिकार जमाने के लिए आ रही थी। मीर साहब कहते हैं, अंग्रेजी फौज आ रही है, खुदा खैर करे। तो मिर्जा साहब कहते हैं, आने दीजिए, किश्त बचाइए, लो यह किश्त। मिर्जा कहते हैं, जनाब हिले न कीजिए, ये चकमे किसी और को दीजिएगा, यह किश्त। मीर साहब कहते हैं, आप भी अजीब आदमी हैं, यहाँ तो शहर पर आफत आई हुई है और आपको किश्त की सूझी है। कुछ खबर है कि शहर घिर आया तो घर कैसे चलेंगे।
मिर्ज़ा साहब कहते हैं, जब घर चलने का वक्त आएगा तो देखी जाएगी। यह है किश्त, बस अब की सह में मात है। तो देखिए, शतरंज का जो खेल है वह मीर साहब हार रहे हैं और मिर्ज़ा साहब इस बाजी में जीतने वाले होते हैं। तो मीर साहब जो चाहते हैं कि शतरंज की जो यह बाजी है वो यहाँ पर रोक दी जाए ताकि उनको हार का सामना ना करना पड़े। इसलिए वे देखिए, मिर्ज़ा साहब का जो ध्यान है वो अंग्रेज़ फ़ौज की ओर दिला रहे हैं, लेकिन जो मिर्ज़ा साहब है उन्हें तो केवल शतरंज में अपनी विजय दिखाई दे रही है और इसीलिए वे उनको इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि जो अंग्रेज़ फ़ौज जो आ रही है वो लखनऊ में किस तरह से प्रवेश कर रही है, किस उद्देश्य के तहत वो आ रही है। फ़ौज निकल गई। 10 बजे का समय था, फिर बाजी बिछ गई। मिर्ज़ा बोले, आज खाने की कैसी ठहरेगा? तो मीर साहब कहते हैं, अजी आज तो रोज़ा है, क्या आपको भूख ज़्यादा मालूम होती है? तो मिर्ज़ा जी कहते हैं, जी नहीं, शहर में जाने क्या हो रहा है? मीर साहब कहते हैं, शहर में कुछ ना हो रहा होगा, लोग खाना खा खा कर आराम से सो रहे होंगे। हुजूर नवाब साहब भी ऐशगाह में होंगे। दोनों सज्जन फिर जो खेलने बैठे तो 3 बज गए। अब की मिर्ज़ा की बाजी कमज़ोर थी और 4 का जो गजर है बज रहा था कि फ़ौज की वापसी की आहट मिली। नवाब वाजिद अली शाह पकड़ लिए गए थे और सेना उन्हें किसी अज्ञात स्थान को लिए जा रही थी। शहर में न कोई हलचल थी, न मारकाट, एक बूंद भी खून नहीं गिरा था। आज तक किसी स्वाधीन देश के राजा की पराजय इतनी शांति से, इस कदर खून बहे बिना न हुई होगी। लेकिन यह अहिंसा न थी जिस पर देवगण प्रसन्न होते हैं, यह कायरपन था जिस पर बड़े से बड़े कायर आंसू बहाते हैं। यानी अवध के जो नवाब है वाजिद अली शाह, उनको अंग्रेज जो फौज है वो पकड़कर ले जा रही है, लेकिन कोई इस चीज़ का विद्रोह नहीं कर पा रहा है। उनके जो जागीरदार हैं वो तो शतरंज का खेल खेलने में व्यस्त हैं। तो देखिए, अवध के विशाल देश का जो नवाब है वो बंदी बना लिया जाता है और लखनऊ ऐश की नींद में मस्त हो रहा होता है। यह राजनीतिक अधपतन की चरम सीमा थी। क्योंकि देखिए बच्चों, जब कोई भी किसी भी राज्य पर जो है आक्रमण होता है तो वह भले ही कितना ही निर्बल हो, वह अपनी रक्षा के लिए, अपने आत्मसम्मान के लिए, अपनी स्वाधीनता के लिए शत्रु का प्रतिरोध तो करता है। लेकिन यहाँ पर तो वाजिद अली शाह को अंग्रेज फौज पकड़कर लिए जा रही थी और वहाँ पर कोई प्रतिरोध भी नहीं कर रहा था। उनके जागीरदार शतरंज के खेल में व्यस्त थे। उनको इस बात से कोई परवाह नहीं थी कि बादशाह को अंग्रेज फौज पकड़कर ले जा रही है। तो मिर्जा ने कहा, देखिए हुजूर नवाब को जालिमों ने कैद कर लिया है। मीर कहते, होगा, यह लीजिए शहर। मिर्जा कहते हैं, जनाब जरा ठहरिए, इस वक्त इधर तबीयत ठीक नहीं लगती, बेचारे नवाब साहब इस वक्त खून के आंसू रो रहे होंगे। तो मीर साहब कहते हैं, रोया ही चाहे, यह ऐश वहाँ कहाँ नसीब होगा, यह है किश्त। मिर्जा साहब कहते हैं, किसी के दिन बराबर नहीं जाते, कितनी दर्दनाक हालत है। तो मीर साहब कहते हैं, हाँ सो तो है ही, यह लो फिर किश्त, बस अब की किश्त में मात है, बच नहीं सकते। तो जो शतरंज की जो बाजी है वह मीर साहब जीत रहे हैं अब की बार, और मिर्ज़ा साहब जो है वो इस बाजी को हारने वाले होते हैं। इसलिए देखिए, मिर्ज़ा साहब जो है उनको इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि नवाब साहब को बंदी बना लिया गया है, बल्कि वह केवल मीर का ध्यान भटकाने के लिए नवाब साहब की जो बंधक बना लिया जाता है उस बात का जिक्र करते हैं। लेकिन मीर साहब को इस बात से कोई मतलब नहीं रहता और चूंकि वो बाजी जीतने वाले हैं इसलिए वे नहीं चाहते कि ये बाजी यहाँ पर रुके। तो मिर्ज़ा कहते हैं, खुदा की कसम आप बड़े बेदर्द हैं, इतना बड़ा हादसा देखकर भी आपको दुख नहीं होता, हाय गरीब वाजिद अली शाह।
मीर कहते हैं पहले अपने बादशाह को तो बचाइए, यानी जो शतरंज के खेल में जो बादशाह होता है उसकी बात कर रहा है कि पहले अपने बादशाह को तो बचाइए, फिर नवाब का मातम कीजिएगा। यह है किश्त और मात, लाना हाथ। तो आप समझ रहे हैं बच्चों कि किस तरह के ये जागीरदार हैं जिनका नवाब बंदी बना लिया गया है, लेकिन उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। केवल फर्क पड़ रहा है तो शतरंज की बाजी जीतने से। बादशाह को लिए हुए सेना सामने से निकल गई। उनके जाते ही मिर्जा ने फिर बाजी बिछा ली। हार की चोट बुरी होती है। मीर ने कहा आइए नवाब के मातम में मरसियां कह डालें, लेकिन मिर्जा की राजभक्ति अपनी हार के साथ लुप्त हो चुकी थी और वह हार का बदला चुकाने के लिए अधीर हो गए थे। चूंकि मिर्जा साहब हार गए थे बाजी, इसलिए वह शतरंज का खेल आगे भी खेलना चाहते थे ताकि वो बाजी जीत जाए। शाम हो गई। खंडहर में चमगादड़ों ने चीखना शुरू कर दिया। अबाबिले आ आकर अपने घोंसलों में चिपटी, पर दोनों खिलाड़ी डटे हुए थे। मानो दोनों खून के प्यासे सूरमा आपस में लड़ रहे हों। मिर्जा जी 3 बाजियां लगातार हार चुके थे। इस चौथी बाजी का भी रंग अच्छा न था। वह बार बार जीतने का दृढ़ निश्चय कर संभल कर खेलते, लेकिन एक न एक चाल ऐसे बेढब आ पड़ती जिससे बाजी खराब हो जाती। हर बार हार के साथ प्रतिकार की भावना और उग्र हो जाती थी। उधर मीर साहब मारे उमंग के गजलें गाते थे, चुटकियां लेते थे, मानो कोई गुप्त धन पा गए हो। तो मिर्जा साहब लगातार हारते जा रहे थे और मीर साहब जो है वो बाजी जीतते जा रहे थे। ज्यों ज्यों बाजी कमज़ोर पड़ती थी, धैर्य हाथ से निकलता जाता था। यहाँ तक कि मिर्जा साहब जो है वो बात बात पर झुंझलाने लगे। जनाब आप चाल ना बदला कीजिए। यह क्या कि चाल चले और फिर उसे बदल दिया जाए। जो कुछ चलना है एक बार चल दीजिए। यह आप मोहरे पर ही हाथ क्यों रखे रहते हैं? मोहरे छोड़ दीजिए। जब तक आपको चाल न सूझे मोहरा छूइए ही नहीं। आप एक एक चाल आधा आध घंटे में चलते हैं। इसकी सनद नहीं है। जिसे एक चाल चलने में 5 मिनट से ज़्यादा लगे उसकी मात समझी जाए। फिर आपने चाल बदली, चुपके से मोहर वहीं रख दीजिए। मीर साहब की फर्जी पिटता था। बोले मैंने चाल चली ही कब थी? तो मिर्जा साहब कहते हैं आप चाल चल चुके हैं, मोहरा वहीं रख दीजिए उसी घर में। मीर साहब कहते हैं उसमें क्यों रखूं? हाथ में मोहरा छोड़ा कब था? हाथ से मोहरा छोड़ा कब था? तो मिर्जा साहब कहते हैं मोहरा आप कयामत तक न छोड़े तो क्या चाल ही ना होगी? फर्जी पिटते देखा तो धांधली करने लगे। मीर साहब कहते हैं धांधली आप करते हैं, हार जीत तकदीर से होती है, धांधली करने से कोई नहीं जीतता। तो मिर्जा साहब कहते हैं तो इस बाजी में आपकी मात हो गई। मीर साहब कहते हैं मुझे क्यों मात होने लगी? मिर्जा तो आप मोहरा उसी घर में रख दीजिए जहां पहले रखा था। मीर कहते हैं वहां क्यों रखूं? नहीं रखता। मिर्जा कहते हैं क्यों ना रखिएगा, आपको रखना होगा। तो देखिए बच्चों, शतरंज के खेल में चूंकि मिर्जा लगातार हार रहे थे, मीर साहब जीत रहे थे, तो मिर्जा साहब की जो झुंझलाट है वो बढ़ने लगी। झुंझलाट में दोनों मित्रों में आपस में तकरार होने लगी। उनके बीच में झगड़ा होना आरंभ हो गया। तकरार बढ़ने लगी। दोनों अपनी अपनी टेक पर अड़े थे। न यह दबता था न वह। अप्रासंगिक बातें होने लगी। मिर्जा बोले किसी ने खानदान में शतरंज खेली होती तब तो इसके कायदे जानते। वो तो हमेशा घास छिला किए। आप शतरंज क्या खेलिएगा? रियासत और ही चीज़ है, जागीर मिल जाने से ही कोई रईस नहीं हो जाता। व्यक्तिगत छिटाकसी देखिए दोनों मित्र यहाँ पर करने में लगे हुए हैं। मीर साहब कहते हैं क्या घास आपके अब्बाजान छिलते होंगे? यहाँ तो पीढ़ियों से शतरंज खेलते चले आते हैं। मिर्जा कहते हैं अजी जाइए भी, गाजीउद्दीन हैदर के यहाँ बावर्ची का काम करते करते उम्र गुजर गई। आज रईस बनने चले हैं। रईस बनना कुछ दिल लगी नहीं। मीर साहब कहते हैं क्यों अपने बुजुर्गों के मुंह पर कालिख लगाते हो? वे बावर्ची का काम करते होंगे, यहाँ तो बादशाह के दस्तरख्वान पर खाना खाते चले आए हैं। तो मिर्जा साहब कहते हैं अरे चल चरकटे, बहुत बढ़ चढ़कर बातें ना कर।
मीर साहब कहते हैं, जबान संभालिए वरना बुरा होगा। मैं ऐसी बातें सुनने का आदी नहीं। यहाँ तो किसी ने आंखें दिखाई कि उसकी आंखें निकाली। है हौसला? तो मिर्जा साहब कहते हैं, आप मेरा हौसला दिखना चाहते हैं तो फिर आइए, आज दो दो हाथ हो जाएं, इधर या उधर। मीर साहब कहते हैं, तो यहाँ तुमसे दबने वाला कौन है? तो देखिए, शतरंज के खेल के लिए जो दोनों मित्र हैं वो एक दूसरे की जान लेने के लिए उतारू हो जाते हैं। दोनों दोस्तों ने कमर से तलवारें निकाल ली। नवाबी जमाना था, सभी तलवार, पेशकब्ज, कटार वगैरह बांधते थे। दोनों विलासी थे पर कायर न थे। उनमें राजनीतिक भावों का अधपतन हो गया था। बादशाह के लिए क्यों मरे, पर व्यक्तिगत वीरता का अभाव न था। यानी दोनों शारीरिक रूप से मजबूत थे, वीर थे, लेकिन अपनी वीरता का परिचय उन्होंने बादशाह को बचाने के लिए नहीं किया, बादशाह को बचाने के लिए नहीं दिया, अपितु शतरंज के खेल के खातिर वे एक दूसरे को अपनी वीरता दिखाना चाहते हैं। दोनों ने पैतरे बदले, तलवारें चमकी, छपाछप की आवाज़ें आई, दोनों जख्मी होकर गिरे। दोनों ने वही तड़प तड़प कर जाने दी। अपने बादशाह के लिए उनकी आंखों से एक बूंद आंसू न निकला और उन्होंने शतरंज के वजीर की रक्षा में प्राण दे दिए। तो देखिए बच्चों, दोनों जागीरदार जिन्होंने कभी अपने राजनीतिक कर्तव्यों की तरफ ध्यान नहीं दिया, जिन्होंने इस बात का भी दुख नहीं किया कि उनके बादशाह को अंग्रेज फौज पकड़ कर ले गई है, वहाँ पर उन्होंने वीरता नहीं दिखाई, उस चीज़ का दोनों ने प्रतिरोध नहीं किया, बल्कि अपने कर्तव्यों से बचकर दोनों शतरंज का खेल खेलने में मग्न थे। और शतरंज का खेल खेलते जब दोनों के बीच में तकरार बढ़ने लगी तो अपनी अपनी बात को प्रमुखता देते हुए किस तरह वे आपस में लड़कर मर जाते हैं। और जहाँ वीरता का परिचय देना चाहिए था, जहाँ वीरता दिखानी चाहिए थी, वहाँ तो उन्होंने वीरता नहीं दिखाई और एक शतरंज के खेल के लिए दोनों ने अपनी वीरता दिखाते हुए एक दूसरे के प्राण दे लिए। अंधेरा हो चला था, बाजी बिछी हुई थी। दोनों बादशाह अपने अपने सिंहासन पर बैठे मानो उन वीरों की मृत्यु पर रो रहे थे। चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। खंडहर की टूटी हुई मेहराबें, गिरी हुई दीवारें और धूल दूसरिते मीनारें इन लाशों को देखती और सिर धुनती थी। तो देखिए बच्चों, यह थी आपके पाठ्यक्रम में शतरंज के खिलाड़ी कहानी। और इस कहानी में मुंशी प्रेमचंद ने सामंती प्रवृत्ति को चित्रित किया है। यथार्थ से आंखें बंद करना उस समय सामंती युग की मुख्य प्रवृत्ति रही। उम्मीद करती हूँ कि यह कहानी आपको समझ में आई होगी। आज के लिए इतना ही बच्चों, धन्यवाद।